नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के दबौटा में मैथिली तक 3.2 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण के लिए 84.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे मतौली गांव सीधी सड़कों से जुड़ जाएगा, जो वर्षों से लंबित था। इस घोषणा पर क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उनका मानना है कि ये सड़क गांव को नई दिशा देगी, युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करेगी। ये पहल रिवर्स पलायन, सीमांत क्षेत्र में विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पहली बार उत्तराखंडी गीत का विमोचन किया। इस गीत के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये गौड़ समाज में जागरूकता बढ़ाएगा। आपको बता दें, ये जो गीत समाज में जागरूकता बढ़ाएगा और लोगों को उत्तराखंड में हुई नई योजनाओं और निर्णय से अवगत कराएगा। उन्होंने राज्य की लोक संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण में सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड विकास के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना है। 10 जुलाई से प्रदेश भर में ये अभियान लागू किया गया, जिसमें अब तक 4,802 व्यक्तियों का सत्यापन, 724 अभियोग पंजीकरण और 511 गिरफ्तारियां की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह अभियान किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि देवभूमि की पवित्रता और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए है। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में राज्य की प्रशासनिक नींव को सुदृढ़ किया गया। स्वामी जी का जीवन समाज सेवा, नैतिक मूल्य और लोक कल्याण के आदर्शों का प्रेरक उदाहरण था, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। उत्तराखंड के बंड विकास मेले के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और मंगल गीतों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मेलों में दी जाने वाली स्मृति चिन्ह व भेंट स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों से ही दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पीपलकोटी के समेत डालाना मैदान के विस्तार और नंदा राजरात यात्रा को दिव्य और भव्य रूप देने की घोषणा की। उन्होंने मेले को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों को भी बात की। आप सबको पता है कि इस समय हमने राज्य के अंदर एक अभियान प्रारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। और इस अभियान के माध्यम से हम सभी सीमांत क्षेत्र, गांव के क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में हमारा पूरा प्रशासन के सभी प्रशासनिक विभाग पहुंचकर
हर न्याय पंचायत के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं आज इस मेले के माध्यम से आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने नजदीक के स्थानों पर जहां भी इस प्रकार के ये आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजनों में अवश्य प्रतिभाग करें और इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करके स्वयं का भी और स्वयं के आसपास के लोगों को भी लाभ दिलाने में अपना सहयोग निश्चित रूप से प्रदान करें। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले की शुरुआत 1986 में बंड क्षेत्र की 2 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं के द्वारा एक किसान मेले के रूप में की गई थी, परंतु सीमित संसाधनों के कारण लगभग 1.5 वर्ष तक इसका आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन बंड क्षेत्र के नागरिकों की सामूहिक चेतना का परिणाम है कि इस मेले का पुनः इसका आयोजन प्रारंभ हो चुका है और आज ये चमोली जनपद के एक प्रमुख मेले के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसके लिए मैं अभी देहरादून के अर्थ बाजार स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक श्रद्धा और सम्मान से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर गुरु घर में माथा टेका और साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस ये याद दिलाता है कि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान और राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साहिबजादों के बलिदान को उचित स्थान मिला है। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति और संस्कारों की प्रेरणा देते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरु घर को प्रणाम करता हूं और जो वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अपने को कुर्बान कर दिया, अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये हमारे इतिहास के पन्नों में इसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए। उसको इतिहास से गायब रखा गया, इतिहास के पन्नों से अलग रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों को, दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में जिस प्रकार का धर्म की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, जो बलिदान दिया, उसको आज इतिहास के पन्नों में ला दिया गया है। देश और दुनिया के सामने लाकर सच में उनको सही सम्मान देने का काम किया है। और आज के अंदर हम आज के दिन पूरे सभी जनपदों में, सभी प्रमुख स्थानों में आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे आने वाले बच्चों को, कर्णधारों को, भविष्य के जो कर्णधार हैं उनको राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कार की रक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मार्ग पर और अच्छे मार्ग पर चलने का निश्चित रूप से साहिबजादों के जीवन परिचय से उनको प्रेरणा मिलेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की इलाज के दौरान एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। उसे हरिद्वार में पेशी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रही है ताकि किसी भी तरह का तनाव न फैल सके। हरिद्वार में एक गंभीर घटना ने सबको चौंका दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेम सिंह डोभाल ने पुष्टि की अभियुक्त विनय त्यागी की एम्स में ऋषिकेश मौत हो गई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि इस मामले की सभी पहलुओं में जांच की जा रही है और शामिल सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विनय त्यागी पर करीब 4 दर्जन मामले दर्ज थे और पुलिस अभिरक्षा में गोलीबारी के दौरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। अभिरक्षा में न्यायालय पे ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी
जिसमें करीब 4 दर्जन के आसपास अभियोग पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था। लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था। किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए, क्योंकि 103 BNS में मामले को आगे ले जाया जाएगा और उसमें विवेचना परिचालित की जाएगी, तो सभी पहलुओं को इसमें लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आवश्यक विधान कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभियुक्त विनय त्यागी पे विभिन्न थाना क्षेत्रों में, विभिन्न जनपदों में करीब 4 दर्जन के आसपास अभियोग पंजीकृत थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट, हत्या, डकैती सभी धाराओं में, अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड में भी हरिद्वार और देहरादून दोनों जनपदों में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। देखिए, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए विस्तृत इंक्वायरी SP ग्रामीण के स्तर से की जा रही है। तीनों ही पुलिस कर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है उनको, और उनके खिलाफ आवश्यक जो हमारी विभागीय कार्रवाई है वो प्रचलित है। देहरादून जनपद के सूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार का जन जन के द्वार अभियान ग्रामीणों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इन बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे ग्रामीण तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों और कच्ची सड़कों पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना कठिन होता है, लेकिन अब सरकार स्वयं उनके पास जाकर समस्याएं सुन रही है और समाधान प्रदान कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह ने बताया कि 17 दिसंबर से न्याय पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन हो रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सर, 17 तारीख से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज की मौजूदा स्थिति क्या और कितना लोगों में इसमें रुझान? देखिए, जैसे आपको पता ही है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षा अनुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं, और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था, तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है, मोर देन 6700 लोगों को हमने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। 300-350 से अबव हमारी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनका हम निस्तारण करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रगति चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग बहुत ही खुश हैं। इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है और मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 3000 से 3500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। आगामी 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।
देखिए, अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा सा असर जो है राज्य में देखा जा सकता है। तो आज भी हम कुछ जो पहाड़ी जो हमारे जनपद है जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और उसमें कुछ ऊंचाई वाले इलाके हो सकता है कि बागेश्वर में भी, तो वहाँ पे बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकता है। और जो 3500 मीटर 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे बर्फ़बारी भी बहुत हल्की से बहुत हल्की बर्फ़बारी हो सकती है। इसके अलावा उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है मेनली ड्राई रहने का उम्मीद है प्रदेश में। फिर 30 तारीख से और पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो रहा है। इसमें भी हमारे को लेकिन बारिश जो है हल्की से बहुत हल्की बारिश और बर्फ़बारी की आशंका है। वही 4 जो हमारे जो नॉर्थ में जनपद है जो मैंने बताया है, वही जनपद में हमारे को आशंका बन रही है कि बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फ़बारी है ना, और 3500 मीटर से ऊपर में बर्फ़बारी की ही आशंका होगी। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड ने अब सियासी हलचल का रूप ले लिया है। ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर एक के बाद जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, जिनमें बीजेपी से जुड़े नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इन ऑडियो की विश्वसनीयता की जांच होना बाकी है, लेकिन इन रिकॉर्डिंग्स ने राज्य में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और बीजेपी को असहज करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा संगठन मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह बिना तथ्यों के राजनीति कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए चरित्र हनन कर रही है। देखिए, यही दुर्भाग्य है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यही दुर्भाग्य है कि जब किसी व्यक्ति के कोई पारिवारिक मामले होते हैं तो आप किसी के ऊपर एक बात बोलते हैं तो क्या बात सिद्ध हो गई? अब आखिर किसी का चरित्र बनाने में इतना समय लगता है। एक लंबी साधना के बाद कोई अपना चरित्र का निर्माण करता है, उसका अपना परिवार है, उसके अपने परिजन हैं, उसकी एक सामाजिक छवि है। आप एक सेकंड नहीं लगा रहे किसी की छवि को बिगाड़ने में। इसलिए हम कांग्रेस से कहना चाहते हैं कि आप सोच समझ करके बयान दें और इस प्रकार की हरकतें उत्तराखंड में न करें। धन्यवाद। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का राजनीति माहौल पर असर दिखाई देने लगा है। हाल ही में एआई तकनीक का इस्तेमाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की छवि को मुस्लिम कट्टरपंथी के रूप में पेश करने के लिए किया गया, जिसके बाद उन्होंने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया। इस घटना के बाद साइबर पुलिस सक्रिय हो गई है। साइबर पुलिस के एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि एआई से बनी वीडियो को रोकना मुश्किल है, लेकिन इन वीडियो के प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एआई टूल्स के जरिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस संदर्भ में बीएनएस और सेक्शंस 300 और आपको बता दें 300 से अधिक कई सारी धाराएं जो है वो की जा सकती है। तो पहले ट्रेस करके मतलब खत्म। हमने कुछ साइबर एसटीएफ साइबर में आईजी सर के निर्देशानुसार कुछ टूल्स हमने बाय किए हैं और इवन रेंट पे लिए हैं। वो टूल्स क्या होते हैं, आपकी सोशल मीडिया साइट से एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं, एक तरह के एआई लेड एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं। तो वो यूआरएल्स को ग्रैब करते हैं, यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वैसे यूआरएल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको देखते हैं और फिर उन पे जांच होती है और जांच होने के बाद कार्रवाई होती है। सी टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो-धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बना है, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फोर्जरी में अगर आप किसी की फोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई करी जाती है। सर
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि मामले में पहले ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस मामले में हर तरह की जांच हो चुकी है और अब इस मुद्दे को और तूल देना राजनीतिक द्रोह है। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, हरीश रावत कह रहे हैं कहते कांग्रेस भाजपा जो है जांच नहीं करवाना चाहती है अपनी वीआईपी की। देखिए, सरकार ने उस मामले में पूरी जांच कराई, क्योंकि भी मामला अदालत में भी चल रहा है, उनको सजा भी हुई है और सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम लिया, पूरी गंभीरता से काम लिया और कांग्रेस तो उसका राजनीतिकरण करना चाह रही है और राजनीतिकरण कर रही है उसका। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुखर हो गई है। विधायक सुमित के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक हत्याकांड में वीआईपी का पता नहीं लगा पाई, जबकि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने एक बार फिर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, बड़े नेताओं के वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि एक हमारी बहन जो लगातार इन जो वीआईपी लोग थे उनके नाम उजागर कर रही है और उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से मौन है। सरकार में किसी भी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं मुंह में बिल्कुल पट्टी लगा ली है और हम लोग निश्चित रूप से जिस तरीके से एक पूरे प्रदेश में गट्टू और भट्टू नाम के दो किरदार जो पूरी तरीके से समाज के बीच में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही वीआईपी है, तो हम चाहते हैं कि जो भी वीआईपी है उसका नाम उजागर हो और उसको कड़ी सजा मिले और जो गट्टू और भट्टू नाम के जो दो किरदार हैं उनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये देखिए ना, ये कोई मैं कहूँगा लोगों से, ये कोई व्यंग का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है और लगातार कांग्रेस की पहले दिन से इस प्रकरण में पूरी मांग रही है सीबीआई की जांच हो, क्योंकि आपने वहां पे सारे रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया, अंकिता का जो कमरा था उसे पूरा जला दिया, उसके गद्दे वद्दे सब स्विमिंग पूल में फेंक दिए और सारे साक्ष्य प्रमाण मिटाने की भरपूर साजिश हुई है। तो आखिरकार ये साजिश किसी को बचाने के लिए हुई है। खुद अंकिता के जो दोस्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के मैसेज दिखाए उसमें साफ उन्होंने बोला है अंकिता ने कि मुझसे वीआईपी सेवा करने को कहा जा रहा है और जब उसने मना कर दिया उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो हत्यारे तो जेल में हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़े लोग हैं उनको क्यों बचाने के लिए किस हद तक भाजपा जा रही है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सीबीआई की इसमें जांच की संस्तुति दे दें और सीबीआई जो भी जांच करे, क्योंकि ये न्यायालय में भी मामला चल रहा है, सीबीआई अपनी जांच सीधे न्यायालय में प्रेषित करे ताकि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हो। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारी ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर सोशल मीडिया में चल रहे आरोपों पर सफाई दी। पदाधिकारी ने कहा कि दुष्यंत गौतम जो अनुसूचित समाज से उठकर राष्ट्रीय महामंत्री तक पहुंचे, पर कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत आधारहीन आरोप लगाए जा रहे। भाजपा नेता दिनेश आर्य ने कहा कि कांग्रेस भाजपा नेताओं का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है, जबकि अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। उन्होंने इस कृत्य की घोर निंदा की है। राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में मैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी के छवि को खराब करने की जो विपक्षी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, उसकी उत्तराखंड का अनुसूचित समाज घोर निंदा करता है, इससे आक्रोशित है। क्योंकि दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। आज देश में एक अनुसूचित समाज के नेतृत्व के रूप में उनकी छवि बनी है, उसकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। और जितना, क्योंकि समाज में एक घटना घटी थी कुछ समय पूर्व, तीन वर्ष पूर्व, और उस बहन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी सहित सब लोग थे कि जो घटना घटी और उस घटना के बाद
उसमें जो दोषी थे उन तीनों दोषियों को आज उम्र कैद की सजा है। जाने अनजाने में कांग्रेस क्योंकि उत्तराखंड में अपना पूरा आधार खो चुकी है और इस तरह के बार बार वो मुद्दे उठाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र हनन करने की कोशिश करती है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित समाज जगह जगह अपना विरोध प्रदर्शन के रूप में यह प्रयास कर रहा है कि इस तरह की जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी की छवि को खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी निंदा हम लोग करते हैं। दिनेश जी, आपके पूर्व विधायक जो ज्वालापुर से हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।